आज का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से जिन-जिन राज्यों में इलेक्शंस के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो बने रहिए आज के लेक्चर में जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड के साथ चीज़ें डिस्कस करूँगी और देखेंगे कि क्या-क्या प्रोसीजर है और कौन-कौन से स्टेट्स में इलेक्शंस हुए। टोटल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, कौन-कौन से ऐसी स्टेट्स थी, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बने रहिए आज के लेक्चर में। वेलकम टू स्टडी हैक्स, दिस इज़ सुरभि। आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ बहुत सारा मतलब देखने को मिल रहा है कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार आने वाली है। इलेक्शंस जो थे 2022 के 5 स्टेट्स में हुए, 7 फेसेस में देखने को मिले, स्पेशली उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है। असेंबली इलेक्शन शेड्यूल जो था उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में आपको अलग-अलग तारीख में आपको इलेक्शंस यहाँ पे देखने को मिले। उत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा सीट्स हैं क्योंकि माना जाता है अगर उत्तर प्रदेश से जो मैक्सिमम सीटें जीत के आ गई तो वो मतलब रूल करता है एक हिसाब से, बिकॉज़ उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। हमारे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स भी 80 सीट्स लोकसभा की उत्तर प्रदेश की हैं। अगर असेंबली की बात करें तो 403 जो सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश की है लेजिस्लेटिव असेंबली की। उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब की टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 117 हैं, यानी कि 117 है। उत्तराखंड की देखें तो 70 है, ठीक है। मणिपुर की 60 एंड गोवा की 40, ठीक है। और 10 मार्च को यानी कि आज के दिन अभी काउंटिंग जो चल रही है, देखेंगे कौन सीएम बनता है किस राज्य का। और अगर पंजाब की बेसिकली बात करें तो अब पंजाब में न्यू पार्टी आने की यहाँ पे जो है वो लीड कर रही है, स्पेशली जो आम आदमी पार्टी है, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पे चन्नी जो हैं, अगर यहाँ पे केजरीवाल जो है ये लीड कर रहे हैं, इनकी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी। शिरोमणि अकाली दल जो है ये भी पीछे चल रही है आज के टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डाटा है कुछ जो पंजाब के रिजल्ट जो इलेक्शन जो लाइव देखने को मिल रहे थे, ठीक है। तो अभी भी आप देख ही रहे होंगे कि लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा है न्यूज़ चैनल्स में, ठीक है। तो आप जो है आम आदमी पार्टी वो लीड कर रही है पंजाब में। अगर गोवा की बात करें उसमें बीजेपी लीड कर रही है। मणिपुर की बात करें तो बीजेपी, ठीक है, बीजेपी यहाँ पे लीड कर रही है टोटल 9 सीट से, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है उसमें उसमें भी आपको बीजेपी लीड करती दिख रही है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पे भी बीजेपी, ठीक है। यानी कि पंजाब में ओनली आप जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पे लीड करती नज़र आ रही है। यानी कि जनता जो है इस बार एक न्यू पार्टी चाहती है, यानी कि पुरानी पार्टी से वो अग चुके हैं, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी जो है आज के टाइम में पंजाब में वो क्या कर रही है, लीड कर रही है अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो। ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेशली जब इलेक्शन हेल्ड होते हैं, इलेक्शन के सारा प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? तो ये कौन कंडक्ट करवाता है, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो होते हैं, सारा प्रोसीजर इनके द्वारा हेल्ड किया जाता है। सारी जो यहाँ पे रूल्स वगैरह लाए जाते हैं जो, ठीक है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सारा वर्क करती हैं, ठीक है? तो कैसे हमने इलेक्टोरल जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है? वोटिंग लिस्ट हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वोटिंग का जो प्रोसीजर रहता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्प करवाया जाता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है, ठीक है? एक मतलब आइडिया होना चाहिए कि किन-किन राज्यों में जो है इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है? तो देखते हैं पंजाब में किसकी सरकार बनती है, ठीक है? तो माना जा रहा है यहाँ पे आपकी सरकार जो है एग्ज़िट पोल के हिसाब से भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर पॉलिटी के हिसाब से देखें तो बैकग्राउंड जो है मैं यहाँ पे कवर करती चलूँगी, ठीक है? पॉलिटी का जो है आपका जो चैप्टर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और ये रिस्पॉन्सिबल है यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन जो प्रोसेस रहता है हमारी कंट्री में उसको हेल्ड करवाने में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रॉक्स जो है 5 एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शंस जो बॉडीज हैं, ठीक है, उसके इलेक्शंस हेल्ड करवाती हैं। सबसे पहले आ जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्शंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही हेल्ड करवाए जाते हैं। उसके बाद है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आगे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही आपके यहाँ पे जो है इलेक्शन हेल्ड करवाते दिखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन एंड विलेज लेवल के जो पंचायती राज के जो इलेक्शंस रहते हैं, ठीक है, तो वो कौन कंडक्ट करवाता है, वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में, कौन से चैप्टर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन रखे गए हैं, तो वो है पार्ट 15। पार्ट 15 आप लोगों ने याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जितने भी कमीशन के जो मैटर्स रहते हैं वो इसमें इस्टेब्लिश किए गए हैं। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 25 जनवरी 1950 में हुआ, और इस दिन हम लोग नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 में इसको बनाया गया था। ठीक है, आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324 टू 329। आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 जो है हमारे संविधान का, ये डील करता है क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस है, कितना टेन्योर है, एलिजिबिलिटी क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, एंड उनके मेंबर्स जो हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करें कमीशन के स्ट्रक्चर की, ओरिजिनली कमीशन जो है ओनली वन, यानी कि स्टार्टिंग में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया, ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया 1980 का, इसी 1989 का, और इसी में ही जो वोटिंग की एज थी पहले 21 थी, तो इसी में इसी एक्ट के दौरान वोटिंग जो एज थी 21 उसको कम करके 18 किया गया। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसको बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया इस अमेंडमेंट के तहत। आज के टाइम में कमीशन में 3 मेंबर बॉडी देखने को मिलती हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। ठीक है, सेक्रेटरीट अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। स्टेट लेवल इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हेल्प से आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें प्रेसिडेंट जो हैं ये अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, एंड अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका टेन्योर जो रहता है 6 ईयर अप टू 65 ईयर्स रहता है। ठीक है, और ये सेम स्टेटस एंजॉय कर सकते हैं, रिसीव सैलरी जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है सेम मैनर में जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, या फिर जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किया जाता है उस प्रोसीजर से। ठीक है, तो इम्पीचमेंट वर्ड यहाँ पे नहीं यूज होता, तो सेम मैनर जो है सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ इंडिया जो है वैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 की बात करें तो आर्टिकल 324 में यहाँ पे सारी बातें रखी गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, क्या क्या पावर्स हैं, सारी पावर्स इसी आर्टिकल से निकल के आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्टिकल है ये। ठीक है, आर्टिकल 325 की बात करें यहाँ पे जो बात की जाती है, ठीक है, यानी कि जो हमने वोट देना है, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 325 की बात की जाती है। आर्टिकल 326 की बात करें तो इसमें जो इलेक्शंस हैं हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, स्पेशली लोकसभा की यहाँ पे बात की जा रही है, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स की बात की जा रही है, बेसिस ऑफ एडल्ट सरफेस, यानी कि जब 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाए तो वोटिंग का राइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 327 की बात करें तो पावर जो है पार्लियामेंट की, जो यानी कि पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो लॉ बना सके, स्पेशली इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 पावर देता है स्टेट को कि वो प्रोविजन बना सके, यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दे रखी है इस इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस को। ठीक है, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस बनाना। ठीक है, आर्टिकल 328 में स्टेट्स को पावर दे रखी है। आर्टिकल 329 की बात करें तो यहाँ पे जितने भी, यानी कि इंटरफेरेंस जो है कोर्ट का, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी लिमिट रखी गई है, क्योंकि अगर कोर्ट का इंटरफेरेंस हो गया तो यहाँ पे जो इलेक्शन के रिजल्ट है 7-8 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी रहता है इनके ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में बात करें, स्पेशली जो असेंबलीज हैं हमारी कंट्री में, एक तो है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, एक है विधान परिषद जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारी कंट्री में ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे दोनों आपको हाउसेस देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। ठीक है, तो वो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो टोटल 6 राज्य हैं, ये आप लोगों को याद रखने हैं। पहले जे एंड के भी था, फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे
चीज़ें जो हैं चेंज होती नज़र आई आपको, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं आने वाले टाइम में अभी शाम तक जो रिज़ल्ट आ जाएँगे तो क्या देखने को मिलेगा कि कौन से सीएम बनते हैं, कौन-कौन से राज्य के, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी विद बैकग्राउंड के साथ मैंने डिस्कस किया है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।